Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the next theory of personal selling. जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग. ओके, और इसके रेफरेंस में हमने इसकी फर्स्ट थ्योरी डिस्कस की थी. उसी सीक्वेंस में हम इसकी सेकंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड दिस सेकंड थ्योरी इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग. क्या कहना है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ द सेल्स पर्सन uses the right stimulus of an appropriate strength, the prospect will respond the way the salesperson wants him to, in this case buy the product. यानी कि इसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि अगर कोई सेल्स पर्सन अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ के साथ में राइट स्टिमुलस का यूज करता है तो जो उसके प्रोस्पेक्ट हैं वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरीके से सेल्स पर्सन उनसे रिस्पॉन्ड कराना चाहता है. यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. ये कहना है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का. और यहाँ जो मेन फोकस किया गया है वो स्टिमुलस पर फोकस किया गया है. यहाँ हम बात करते हैं पहले उन पर्टिकुलर स्टिमुली की जिन पर सेल्समैन का एक कंट्रोल रहता है और जिसके बेसिस पर वो प्रोस्पेक्ट के बिहेवियर को प्रॉपर्ली अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, और अपने तरीके से उसको डायरेक्ट भी कर सकता है. पहला है इसके अंदर सेल्फ. सेल्फ का मतलब क्या है? जो सेल्स पर्सन है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, किस तरीके से वो कस्टमर से या जो प्रोस्पेक्ट है उससे ट्रीट कर रहा है, दैट इज मैनरिज्म. उसकी वॉइस की टोन क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है उसकी वॉइस का. ठीक है, इसके साथ साथ जो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो वो सेल्स पर्सन को एग्जिबिट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट के माइंड पर एक इम्पैक्ट डालती हैं. अब ये डिपेंड करता है सेल्स पर्सन पर कि ये इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा. लेकिन इसको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पॉजिटिव में फॉलो करनी होगी, तब जाकर वो प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर्ली अफेक्ट कर सकता है. क्लियर? सेकेंड वन क्या है इसके अंदर? दैट इज द प्राइस कंसेशंस. नॉर्मली सेल्स पीपल हैव लिमिटेड डिस्क्रिशन टू गिव प्राइस कंसेशन टू द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड लार्ज प्रोस्पेक्ट्स. एक्चुअली जब हम सेल्स पर्सन की बात करते हैं तो इनके पास बहुत लिमिटेड पावर होती है प्राइस कंसेशन को फॉलो करने की. हाँ, ये प्राइस कंसेशन को फॉलो कर सकते हैं, इसे एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, एक स्टिमुली की तरह यूज कर सकते हैं. कब? जब जो प्रोस्पेक्ट है वो मोस्ट प्रॉमिसिंग हो और लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, तब ये प्राइस कंसेशन को लेकर प्रोस्पेक्ट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, और थर्ड इसके अंदर क्या है? द थर्ड वन इज द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस. यहां सबसे बड़ा फैक्टर आता है टाइम का. यानी कि जब किसी भी तरीके से पॉइंट फॉलो ना किया जा रहा हो और जो प्रोस्पेक्ट है उसको ट्रिकली हैंडल करना हो, तो यहां पर जो सेल्स पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्राइस में चेंज को भी अनाउंस कर सकते हैं और उसके बेसिस पर प्रोस्पेक्ट को या उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसके साथ साथ एक और इसके अंदर स्टिमुली रहती है. स्टिमुली फोर्थ वन स्टिमुली इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंपॉर्टेंट बायर्स. यहां क्या कर जाता है इस पर्टिकुलर अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट बायर्स हैं, इंपॉर्टेंट बायर्स का मतलब वो कस्टमर्स जो लार्ज वॉल्यूम्स में परचेज करते हैं, टाइम पर पेमेंट करते हैं, और जब स्टॉक ज़्यादा होता है सेल्स पर्सन के पास तो उसको प्रॉपर्ली लिक्विडेट करने में भी जो एक हेल्प करते हैं सेल्स पर्सन की, उन्हें हम इंपॉर्टेंट बायर्स का नाम देते हैं. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर बायर्स को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. तो ये स्टिमुली हैं जिनके बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो प्रोस्पेक्ट पर एक प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है. Also, this theory presumes a passive role of the prospect in the entire selling process. Like a robot, the prospect will follow the salespeople. This theory works in organizations which have a selling orientation and believe in pushing the sale at all cost. ये थ्योरी ये भी presume करती है
कि जो एंटायर सेलिंग प्रोसेस है उसमें प्रोस्पेक्ट का रोल पैसिव है, तो एक्टिव रोल किसका है? केवल सेल्स पर्सन का है। वो ये मानता है, ये जो थ्योरी है ये मानती है कि भाई जो प्रोस्पेक्ट है वो तो एक पैसिव रोल के साथ में सेलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जैसे कि एक रोबोट है, तो एक रोबोट की तरह जो प्रोस्पेक्ट है वो केवल सेल्स पीपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ये इस थ्योरी का मानना है, ये इस थ्योरी का एजम्पशन है। और इसी वजह से ये थ्योरी केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर्ली वर्क करती है जो सेलिंग ओरिएंटेशन के साथ में अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही हैं। और उनका ये मानना है कि किसी भी तरीके से सेल को आगे बढ़ाओ किसी भी कीमत पर। उन्हें केवल प्रोडक्ट को सेल करना है, बाकी किसी और पर्टिकुलर पॉइंट से उन्हें कोई भी मतलब नहीं रहता है। केवल सेल को पुश करना ये इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज रहता है। इनके द्वारा इस अप्रोच को फोकस किया जाता है, इस थ्योरी को फोकस किया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ये देखती है कि जो फर्म्स हैं विच आर एम्फेसाइजिंग द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सेल्स पर्सन एंड हिज और हर कन्वर्सेशनल स्किल्स, उनके द्वारा इसको यूज किया जाता है। यानी कि जो सेल्समैन की फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करती हैं, उसकी कन्वर्सेशनल स्किल्स पर फोकस करती हैं, वो इस थ्योरी को फोकस करती हैं। इसके साथ साथ फर्म्स जब सेल्स पीपल को लीवरेज देती हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपने ऑर्डर को फाइनलाइज करें, तो उन पर्टिकुलर फर्म्स के रेफरेंस में ही इस पर्टिकुलर अप्रोच को या इस थ्योरी को फोकस किया जाता है। ये भी इस थ्योरी का मानना है। इसी वजह से there have been examples where the salespeople made the sale for the firm, but it was unprofitable as they lowered their prices or allowed extended period of credit to the prospect, which had a negative effect on the firm's bottom line. Further, as markets become competitive, the thrust will be on relationship management. More and more sales people will need to have both internal and external focus if has to be an agent of change in the territory. तो ये इसका एक पॉइंट निकल कर आया यहाँ पर आना कि इस अप्रोच को फोकस किया गया, लेकिन फोकस करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सामने आए जहाँ पर जो सेल्स पीपल थे उन्होंने फर्म के लिए सेल को तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन फिर भी फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने स्टिमुली का यूज़ किया, प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए, या फिर क्रेडिट का पीरियड एक्सटेंड कर दिया प्रॉस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट फॉलो होना स्टार्ट हो गया, और जो फर्म की बॉटम लाइन है उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। इसकी वजह से प्रॉफिट लेवल कम होना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट्स लगातार कॉम्पिटिटिव हो रहे थे। तो जो मूवमेंट था वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ फोकस होने लगा। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पर्सन को फॉलो करना होगा। और क्योंकि अगर आप एक चेंज करना चाहते हैं टेरिटरी में, तो आपको एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह फोकस करना होगा अगर आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेसिस पर कस्टमर्स को फोकस करना चाहते हैं। इसी वजह से ये थ्योरी बहुत लंबे टाइम तक अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाई। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनल बेसिस पर डिस्कशन करें तो ये केवल सेल्स पर्सन होते हैं जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं इन डिपार्टमेंट्स के साथ में, जिससे कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को हाई लेवल तक एंश्योर किया जा सके। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल सेलिंग पर ही फोकस करता है। यहाँ कस्टमर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। इसी वजह से एक टाइम के बाद ये थ्योरी भी प्रॉपर अप्रोच को क्रिएट नहीं कर पाई सेल्स इंक्रीज करने के रेफरेंस में, इसी वजह से फेल हो गई थी। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है उसका जो द प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट ऑफ सेल्स पर्सन इन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द परचेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ जो डिफाइन किया गया था, जो सेल्स पर्सन का जो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट था बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो परचेज डिपार्टमेंट था। तो इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो सेल्स पर्सन है वो सिंगल पॉइंट के बेसिस पर कॉन्टैक्ट को फोकस करते थे और सेल को फाइनलाइज करते थे। तो यहाँ बॉक्स में मैंने सेल्स पर्सन को डिफाइन कर रखा है, जो क्या कर रहे हैं, बायर प्रॉस्पेक्ट से प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहे हैं और इस इंटरेक्शन के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जहाँ सेल्स पर्सन एक्टिव रोल प्ले कर रहा है जबकि बायर और प्रॉस्पेक्ट एक पैसिव रोल को प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ बी
पॉइंट में मैंने टाइम को दिखाया है, तो यहाँ टाइमिंग को फोकस किया जाता है और इस टाइमिंग के बेसिस पर स्टिमुली को यूज करते हुए जो सेल्स पर्सन है वो केवल और केवल ये फोकस कर दे किसी भी तरीके से सेल को फॉलो किया जा सके। तो इस तरह से ये जो ए और बी पॉइंट हैं ये प्रॉपरली स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को डिफाइन करते हैं। क्लियर? यहाँ डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से सेल्स पर्सन स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में अपने रोल को फोकस करते हुए प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दैट इज क्लियर। ये तो बात हो गई स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की। हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड दिस इज नोन एज द बाइंग फॉर्मूला थ्योरी। बाइंग फॉर्मूला थ्योरी क्या कहती है थ्योरी? दिस इज अ बायर ओरिएंटेड थ्योरी which seeks answer to why a consumer buys what he does. It emphasizes the problem solving job of a salesman. This theory takes into account the internal factors and not external factors at all. It is simply a problem solution purchase theory lead to satisfaction. तो ये थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से आगे की थ्योरी को डिफाइन करती है। ये क्या है? एक बायर ओरिएंटेड थ्योरी को डिफाइन करती है जिसका पर्पज क्या है? जिसका पर्पज है ये डिफाइन करना या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सर्च करना कि कंज्यूमर क्यों परचेज करता है और वो क्या करता है, व्हाट ही डज, क्यों परचेज कर रहा है, किस तरीके से परचेज कर रहा है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब परचेज कर रहा है तो उसे क्या चाहिए। कुल मिला के यहाँ जो एम्फेसिस है वो है सेल्समैन की प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब के रिलेशन में, कि यहाँ जो सेल्समैन का रोल है वो है प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये थ्योरी इंटरनल फैक्टर्स को ही कंसीडर करती है केवल। इस थ्योरी में एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। केवल इंटरनल फैक्टर्स को फोकस करते हुए ये थ्योरी है वो प्रॉपर सेलिंग अप्रोच को डिफाइन करती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। कुल मिला के ये जो थ्योरी है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन परचेज थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जिसका पर्पज क्या है? कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अवेलेबल कराना। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैन बी आइदर अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द बायर फॉर्मूला थ्योरी इज एज फॉलोज। ये थ्योरी ये कहती है कि जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो या तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में होगा या फिर ब्रांड के रेफरेंस में होगा, क्योंकि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर या तो एक प्रोडक्ट को परचेज करेगा या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसके रिलेशन में किसी न किसी ब्रांड को परचेज करेगा। तो यहाँ पर जो बायर फॉर्मूला थ्योरी है उसको हम एक प्रॉपर डायग्राम के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? नीड और प्रॉब्लम। दिस इज इन रेफरेंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अब क्या होता है, एक प्रोडक्ट या ब्रांड को वो सर्च कर रहा है, ठीक है। जब वो सर्च कर लेता है प्रोडक्ट या ब्रांड को तो उसकी वो परचेजिंग करता है और परचेजिंग के बाद वो सेटिस्फैक्शन को सर्च करता है। यहाँ जो प्रोडक्ट और ब्रांड है इसमें ऊपर मैंने एडिकेसी को डिफाइन करा है और नीचे मैंने प्लीजेंट फीलिंग को डिफाइन किया है। क्या मतलब है इसका? जो ये थ्योरी है वो ये कहती है कि जो प्रोडक्ट और ब्रांड हैं इनको एक एडिकेट सॉल्यूशन के तौर पर कंसीडर किया जाना चाहिए और इनको यूज करने के बाद कंज्यूमर में एक प्लीजेंट फीलिंग होनी चाहिए। इसका मतलब जो बायर है he is aware that product is an adequate solution and should have pleasant feeling towards it। तो जो बायर है उसका बिहेवियर क्या है यहाँ पर ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बायर है उसे ये इस बात से अवेयर होना चाहिए कि वे जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो इसका एक एडिकेट सॉल्यूशन है और इसके रिगार्डिंग उसको एक प्लीजेंट फीलिंग भी मिल रही है। जब तक प्लीजेंट फीलिंग नहीं मिलेगी उसको तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और इसी वजह से उसका एक बाइंग बिहेवियर क्रिएट होता है। लेकिन ये जो बाइंग बिहेवियर है इस पर एक असॉल्ट होता है। किसकी वजह से? जो राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स की वजह से, जो कॉम्पिटिंग सेल्स पर्सन्स प्रेजेंटेशंस हैं उनकी वजह से और जो उसके फ्रेंड्स के रिमार्क हैं। तो यहाँ एक असॉल्ट क्रिएट किया जाता है बाय दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उसने भी अपना एक बाइंग हैबिट क्रिएट कर रखी है तो वो अपनी एडिकेसी और प्लीजेंट फीलिंग की स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपने डिसीजन को डिफाइन करता है और ये कहता है कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया है वो मुझे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आई एम हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। और इस तरीके से
प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग एक डायरेक्ट एसोसिएशन को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द बाइंग फॉर्मूला थ्योरी। तो कुल मिला के ये जो थ्योरी है वो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन की गई है, उसके बाइंग बिहेवियर को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन की गई है। और ये कहा गया है जो सेल्स पर्सन है उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करते हुए अपनी सेलिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर? वन मोर थ्योरी इज रिमेनिंग इन केस ऑफ द पर्सनल सेलिंग। इस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।